चलिए, हम नोटिस दिए थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने के लिए कि लाइव आएंगे और हम आप सबको फिजिक्स का शुरू से अंत तक पूरा 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर जो भी चैप्टर है सबका, जो भी 5 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स जो भी क्वेश्चन है सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे। लेकिन कुछ इश्यू की वजह से लाइव नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम रिकॉर्ड क्लास देखते हैं। तो देखिए, हमारा मिशन क्या है, टॉपर जो भी बच्चे बढ़िया से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उसका मेरा एक लक्ष्य है कि सही बच्चे क्या हो, एक टॉपर की तरह तैयारी करें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 फर्स्ट क्लास। देखिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए, इसमें का सबसे पहले हमको पढ़ना है कि आवेश क्या होता है। चार्ज मतलब क्या? आवेश। क्या पढ़ना हमको? आवेश होता क्या है। देखिए, तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो क्या करता है, उसको अब किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है और इसको यदि हम बाल में रगड़ते हैं तो छोटे छोटे कण को ये क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। यानी कि क्या किए हैं, इसको रगड़े हैं तो क्या हुआ है, इस पर आवेश आ गया है। यानी कि रगड़ से क्या होती है, आवेश की उत्पत्ति होती है। जो आवेश होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक क्या होते हैं, एक होते हैं आपके नेगेटिव। एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो देखिए, धन आवेश कब आता है और ऋण आवेश कब आता है। देखिए, तो ऋण मतलब ये क्या है, कर्जा में है। तो कोई इंसान कर्जा में कब जाता है, जैसे मान लीजिए किसी इंसान के पास कोई पैसा नहीं था, किसी से कर्ज ले लिया। तो यदि कोई इंसान किसी से लेता है, ग्रहण करता है, यानी कि आवेश क्या होता है, वह ले रहा है, तो क्या होगा, उसके पास ऋण आवेश आएगा। और जो कर्ज दे रहा है वो क्या है, धनवान, यानी कि उस पर धन आवेश आएगा। और जिसके पास मान लीजिए 5 रुपया था और वह किसी से कर्ज ले लिया 10 रुपया, तो इसके पास क्या हो गया, कुल 15 हो गया ना। कितना हो गया आवेश इसके पास, 15 हो गया। लेकिन इसके पास पहले से मान लीजिए 15 था और ये इसमें से 10 दे दिए, कितना बचे इसके पास, इसके पास 5 बच गया, 5 बच गया। मतलब कि ऋण आवेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और धन आवेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए, इसमें से ऋण और धन का मतलब आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो सबसे पहले क्या कहा गया था कि जो हम हैं परमाणु को नहीं तोड़ सकते, लेकिन उसको क्या चीज़ में तोड़ दिया गया, अणु में तोड़ दिया गया। अब क्या कहा गया कि उसको हम नहीं तोड़ सकते, सबसे छोटा कण ही होता है, लेकिन उसको भी तोड़ दिया गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। अब उसके बाद बोला गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कभी नहीं तोड़ सकते, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने उसको भी तोड़ दिया। उसको तोड़ा गया है क्वार्का में। किसमें? क्वार्का कणों में क्या कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। जो मुख्य रूप से दो होते हैं, एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क, जिसका मान क्या होता है, इसका मान होता है +2e/3 और इसका मान होता है -e/3। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये क्या बने हैं, क्वार्का कणों से मिलकर बने हैं। अब देखिए, क्वार्का कणों से मिलकर बने हैं तो कैसे बने हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि हमको बताएं कि इलेक्ट्रॉन का निर्माण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, कैसे बनता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता होगा। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, आपका निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, ये उदासीन होता है, यानी कि ये क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि हमको क्या आ जाए, यदि E- मान आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन बन गया। यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर, यानी कि हम P और को E लिख सकते हैं, यानी कि E+ मेरा आ गया, फिर भी हम कहेंगे क्या हो गया, मेरा प्रोटॉन बन गया। और E का मान जो हो गया ये शून्य आ गया, यानी कि पूरा कितना आ गया, 0, तो हम क्या कहेंगे, हमारा न्यूट्रॉन बन गया। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, हम देखते हैं इसका निर्माण होता कैसे है। देखिए,
हम इसमें से हम करना क्या है, हम इन्हीं दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं, बाकी किसी से नहीं, यही दोनों होते हैं। तो इनमें से इन दोनों की संख्या बस 3 रूप में 3 गो होती है, या तो 3 गो होगी, 3 गो में से 2 गो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, या 3 ये हो जाएगा, या 2 गो ये और 1 गो ये, हमेशा 3 गो रहेगा। तो हम पहले करते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन का निर्माण। तो हम मान लेते हैं कि को 3 डाउन क्वार्क बनाते हैं, जिसे मान लीजिए 3 डाउन क्वार्क, 3 डाउन क्वार्क। अब 3 डाउन क्वार्क है तो एक डाउन क्वार्क का मान कितना हो जाएगा, -e/3। दूसरा का मान कितना हो जाएगा, -e/3। 2 क्वार्क हो गया और एक -e/3। 3 डाउन क्वार्क हो गया और तीनों को मिला के बनाना है, मतलब में प्लस इसको प्लस इसको बाटा पर के जो सब किसी को आता होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 -e प्लस माइनस -e प्लस माइनस -e, 1 -e 2 -e 3 कितना हो गया, -3e बटा में 3। देखिए 3 कट गया, कितना बच गया, -e। और हम क्या बोले थे कि यदि -e आ गया, कितना आ गया, -e, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बन गया। और +e आ गया, क्या बोलेंगे, प्रोटॉन बन गया। और यदि 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन आ गया। तो हम इलेक्ट्रॉन बना रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 डाउन क्वार्क का मिलकर क्या चीज़ बनता है, इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि प्रोटॉन का निर्माण कैसे होता है। देखिए प्रोटॉन का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है, प्रोटॉन कैसे बनता है। तो देखिए कितना मान लिखे थे, हम लिखे थे अप क्वार्क का, अप का मान लिखे थे +2e/, +2e/3। और डाउन का मान कितना था, ये था -e/3। हो गया। देखिए अभी क्या देखें हम, इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है। इलेक्ट्रॉन हम बताएं 3 डाउन क्वार्क मिलकर इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, जो कि देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन, 3 डाउन क्वार्क मिलाया है, -e/3 प्लस -e/3 प्लस -e/3, तो कितना आ गया, -e, ये आ गया मेरा। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा इलेक्ट्रॉन बन गया। अब हमको देखना है कि प्रोटॉन कैसे बनता है। तो प्रोटॉन बनाने के लिए देखिए हमको क्या लाना है, +e लाना है। तो हम मान लेते हैं कि 2 अप क्वार्क, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। देखिए देखते हैं तो +2e/3 +2e/3, एक हो गया डाउन क्वार्क अप क्वार्क, और फिर +2e/3, 2 अप क्वार्क और क्या बोले हैं, 1 डाउन क्वार्क, तो -e/3। तीनों को मिला के बनाना है, मतलब तीनों को हमको ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा, +2e/3 प्लस 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 ही हो जाएगा, +2e/3 प्लस में कितना हो जाएगा, -e/3। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए तो 3, ऊपर क्या बच गया, 2e बच गया, प्लस में क्या बच गया, 2e बच गया, उसके बाद क्या बच गया, माइनस में e बच गया। क्या बच गया, माइनस में e। अब देखिए कितना बच गया, 2e और 2e कितना e हो गया, 4e, और 4e में से एक e निकाल देना है। कितना बच गया, 3 बच गया। 3 बटा में क्या है, 3। यदि अब दोनों को कटा देते कितना बच गया, e। हम क्या बताएं, यदि मेरा e प्लस में आ गया तो क्या बन गया, मेरा प्रोटॉन बन गया। और यदि e माइनस में आ गया तो क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन बच गया। अब हमको देखना है न्यूट्रॉन कैसे बनता है। न्यूट्रॉन के लिए क्या आना चाहिए हमको, 0। तो आप लोग इसको कमेंट में बताइए कि न्यूट्रॉन कैसे बनता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए अब इसके बाद आता है आवेश के कुछ गुण आते हैं। जैसे आवेश को क्या से करते हैं सूचित, आवेश का मात्रक क्या होता है, सीरीज मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, इसके कितने मात्रक होते हैं। तो सबसे पहले तो आवेश को हम करते हैं क्या, क्यू से सूचित। किससे करते हैं, क्यू से। और इस बात से कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये कैपिटल क्यू है या स्मॉल क्यू है। हम कैपिटल और स्मॉल दोनों से आवेश को सूचित कर सकते हैं। ये हो गया, आवेश को क्यू से करते हैं सूचित। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। क्या होता है मात्रक, कूलॉम, जिसको सी कहते हैं शॉर्ट में। आवेश का मात्रक कूलॉम। अब देखिए आवेश तो इसका एसआई मात्रक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। लेकिन एक मेरा आता है सीजीएस मात्रक।
सीजीएस मात्रक। आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े होंगे एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, एफपीएस, एमकेएस क्यू, एमकेएस ए सब पढ़े होंगे। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, मेरा बाकी सब कोई नहीं देखना है, बस हमको ये देखना है सीजीएस मात्रक। तो आवेश का होता है सीजीएस मात्रक 2 होते हैं। क्या होते हैं आवेश सीजीएस मात्रक 2। एक होता है ईएसयू, ईएसयू जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक्स यूनिट। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक होता है हमारा ईएमयू। क्या होता है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रो यूनिट, थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा, हम बहुत सुंदर लिखते हैं। ये क्या होता है, इसके सीजीएस मात्रक 2 हैं, एक होता है ईएसयू और एक होते हैं ईएमयू, यानी कि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स और ईएमयू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब इसमें से होता है 1 ईएसयू बराबर 1 ईएसयू बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ कूलाम। इसमें देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे यदि पूछ दिया 1 कूलाम बराबर तो क्या कहते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। लेकिन हम क्या निकाले हैं, हम 1 ईएसयू बराबर कितना होता है 10⁹ कूलाम। और इसको हम स्टेट कूलाम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टेट कूलाम। अरे भाई आजा, ये क्या है हमारा स्टेट कूलाम। ये क्या होता है 1 ईएसयू बराबर 3 × 10⁻⁹ कूलाम। और होता है ईएमयू, और 1 ईएमयू बराबर ये आपका होता है 10 कूलाम। और यदि 1 कूलाम का मान पूछ दे तो हम क्या लिख देंगे 10⁻⁻1 कूलाम। उल्टा कर देंगे 1/4 होगा तो क्या हो जाएगा घात के ऊपर -1 लग जाता है। तो ये आपका हो गया सीजीएस मात्रक। एक होता है ईएसयू, एक होता है ईएमयू। 1 ईएसयू बराबर 3 × 10⁻⁹ कूलाम और 1 ईएमयू बराबर 10 कूलाम। अब ये हो गया। अब आता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो रहा है, सबसे बड़ा मात्रक। देखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, जिसको एफ कहते हैं। और 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। क्या होता है 96,500 कूलाम। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका समझने का कोई उपाय नहीं है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है आपका फैराडे, और 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। और एक होता है आवेश का व्यवहारिक मात्रक। क्या होता है आवेश का व्यवहारिक मात्रक, जिसको हम एम्पियर घंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं एम्पियर घंटा। और 1 एम्पियर घंटा बराबर होता है 3600 कूलाम। क्या होता है 3600 कूलाम। ये 1 नंबरिया में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, आवेश का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। आवेश का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर घंटा होता है। और 1 एम्पियर घंटा बराबर कितना होता है 3600 कूलाम। ये तो हो गया आवेश के कुछ बारे में। अब इसके बाद आता है आवेश की संख्या, किसी वस्तु पे आवेश कितना रह सकती है। तो उसके लिए एक आता है क्वेश्चन क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्या आता है क्वांटीकरण का सिद्धांत। ये क्या होता है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता भी है, कई बार पूछ चुका है। क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। देखिए इसके लिए याद रखिएगा Q बराबर में Na, Q बराबर Na, जहाँ Q क्या है आपका आवेश है, N क्या है नंबर है, और ये क्या है ये आपका मूल आवेश है। ये क्या है ये आपका आवेश है, ये आवेश कितना होगा, ये आपका संख्या है, और ये क्या आपका ये आपका है मूल आवेश है। मूल आवेश आप सभी को पता होगा मूल आवेश का मान कितना होता है। मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ये मूल आवेश होता है। तो क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है कि कोई आवेश अपने मूल आवेश के कोई जो आवेश होता है अपने मूल आवेश के संख्या के बीच में क्या है, गुणा है ना। तो कोई आवेश अपने मूल आवेश के संख्या के गुणज के बराबर होता है। इससे एक नंबरिया क्वेश्चन बनता है, जैसे बोल देगा कि बताइए निम्न में से कौन संभव नहीं है, निम्न में से आवेश का मान कौन संभव नहीं है, लिखना है संभव नहीं है। अब आपका ऑप्शन ए दे देगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऑप्शन बी देगा 2.4 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऑप्शन सी देगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, 19 है। और आपका डी दे देगा 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी चुका है, आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। इस निम्न में से आवेश का मान कौन संभव नहीं है, तो हम क्या बोले हैं, Q बराबर में Q बराबर NE, यानी कि E का मान तो कितना होगा मेरा 1.6 × 10⁻, कैसे हो जा रहा है भाई, -19 कूलाम। ये होता है मूल आवेश का मान, और हमको आवेश का मान निकालना है। और एन का मान क्या होता है, ये आपका नेचुरल नंबर होता है, हमेशा याद रखिएगा। एन का मान जो रहेगा हमेशा वो गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट में कभी नहीं जाएगा, और ना ही ये नेगेटिव जाता है। हमेशा क्या होता है, एन आपका नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या। तो एन का मान हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो यदि एन का मान हम 1 रखते हैं तो 1 में किसी से गुना करेंगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा, यानी कि हमारा ए का मान तो संभव है। यदि 2 रखते हैं, 2 रखते कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 3.2 आएगा। देखिए 3.2 है यहाँ पे, ऑप्शन सी भी सही है। यदि 3 रखते हैं, कितना रखते हैं 3, तो कितना आ जाएगा 16 दूनी पर 16 48, यानी कि 4.8 आ गया। ये भी मान संभव है। क्या एन के स्थान पर ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसको रखने के बाद 2.4 है, यानी कि 16 के पहाड़ा में कभी 24 आएगा, नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि निम्न में से 2.4 × 10⁻⁹ कूलाम का मान संभव नहीं है। ये हो गया यहाँ से। अब देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए इससे पहले हम आप लोगों को पढ़ाए होंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जिसमें हम बताए थे ऊर्जा को ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, जबकि उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जिसमें हम बताए थे कि क्या हमारे ब्रह्मांड में जो हमारी धरती है, यहाँ पे लोग बोलते हैं भूत होते हैं, क्या भूत होते हैं या नहीं होते हैं। तो जैसे हम बताए थे कि मान लीजिए हम इंसान हैं, मेरे अंदर क्या है, एनर्जी है ना मेरे अंदर, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरी डेथ हो गई, हम मर गए, तो मेरे अंदर की एनर्जी कहाँ जाएगी, निकलेगी। और हम अभी पढ़े हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है आवेश की न तो उत्पत्ति हम कर सकते हैं और ना ही उसका नाश कर सकते हैं। तो जो मेरे अंदर की एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ गई। तो बहुत लोग इसको बोलते हैं कि क्या होता है, ये भूत बनती है, लेकिन बहुत वैज्ञानिकों का मानना है क्या है, ये कुछ एनर्जी किसी रूप में बदल जाती है। जैसे कोई पदार्थ ही प्रकाश के रूप में बदल जाता है, कोई किसी और रूप में बदल जाता है, तो क्या होता है, एनर्जी परिवर्तित हो जाती है। और बहुत लोग इसको बोलते हैं कि ये भूत होते हैं। तो उसी तरह से आवेश संरक्षण भी है। जहाँ पे संरक्षण आ गया, आप लोग एक बात याद रखिएगा, न तो इसको हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसका विनाश। तो हम इसमें कहेंगे कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका विनाश। जैसे मान लीजिए इस पे आवेश है, इसको रगड़ दिए हम, आवेश इस पे है ना, तो आवेश को हम उत्पन्न नहीं किए हैं। हम क्या बोले हैं कि रगड़ से आवेश की उत्पत्ति होती है, लेकिन रगड़ने का मतलब क्या हुआ, मेरे बाल में जो आवेश थे ये क्या हो गए, इस पेन पे आ गए हैं। तो आवेश को हम उत्पन्न नहीं किए, ना ही इस पे जो आवेश है इसको हम नष्ट कर सकते हैं। बस करके आ सकते हैं, रगड़ के इस पर से इस पे भेजेंगे, इस पर से इस पे, यानी कि उसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर हम स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी कि इस पे मान लीजिए कुछ आवेश था, तो यदि दोनों को रगड़ते हैं तो आवेश इस पे से क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, लेकिन इसको हम कभी नष्ट नहीं कर सकते।
तो परिभाषा सिंपल है, आवेश की न तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, जबकि उसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे स्थानांतरित किया जा सकता है। अब देखिए इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपके आवेश से ही। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया कि आवेश क्या बिना द्रव्यमान के आवेश संभव है, या क्या बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है या नहीं है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो क्या मार्कर के बिना हम आवेश कहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो एक नंबरिया क्वेश्चन पूछा है कि क्या बिना द्रव्यमान के आवेश संभव है, तो यह कभी संभव नहीं है। आवेश जब भी रहेगा किसी न किसी वस्तु पे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि आवेश के लिए द्रव्यमान होना जरूरी है, लेकिन द्रव्यमान के लिए आवेश की होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई द्रव्यमान है, ये मार्कर है, तो ये क्या इसके लिए आवेश जरूरी है कि आवेश रहेगा उसी पर रखेंगे हम इसको। यानी कि हम कह सकते हैं कि आवेश के लिए द्रव्यमान जरूरी है, लेकिन द्रव्यमान के लिए आवेश जरूरी नहीं है। आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, बहुत लेट हो गया है, लेट वीडियो शूट शुरू हुआ है। कल से देखते हैं पूरा, यदि लाइव होगा तो सभी लोग लाइव ज्वाइन कीजिए, नहीं तो रिकॉर्ड क्लास से ही आप लोग को ये मिशन जो टॉपर है इसमें पूरा अच्छे से पढ़ना है। चलिए आज के लिए गुड बाय।